अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को राउंड अबाउट 22 लेक्चर्स यानी 22 लेक्चर्स न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड 22 लेक्चर्स ऑलमोस्ट दे चुका हूँ। उन लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को डिस्कस किया था। उसमें एक था सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस और एक था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उनके सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस किया, उसके मेथड्स देखे। आज हम अपना नया यानी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस नॉर्म। वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स नॉर्म विद आइगन वैल्यूज़। तो ये जो चैप्टर है इसके बेटा 2 हिस्से हैं, आप इस तरह समझ लें। एक हिस्से में हमने नॉर्म्स को डिस्कस करना है। वो नॉर्म्स हम वेक्टर्स की भी देखेंगे, मैट्रिसेस की भी देखेंगे। और जो सेकंड हिस्सा है, जो लास्ट पोर्शन है, हम उसके अंदर जाएंगे तो हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ को डिस्कस करना है। और ये वो तीसरी चीज़ है, या मैं आप लोगों को ये यूँ कहना चाहूँगा, ये वो चीज़ है जो फाइनल पेपर्स के लिए 101% चांस है कि फ़ाइनल पेपर्स में आए। जब से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बनी है तब से हर साल एग्ज़ाम्स में आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस मस्ट शामिल होते हैं। तो मस्ट शामिल होता है, इस वजह से एक शॉर्ट बात है कि होपफुली ये पेपर में शामिल होगा। तो चैप्टर जो थर्ड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्म्स के बारे में, आए उसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे नॉर्म ऑफ ए वेक्टर की बात करते हैं। नॉर्म का एक्चुअल में मतलब क्या है? नॉर्म का बेटा मतलब आप इस तरह समझ ले, लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नॉर्म कहलाती है। नॉर्म की डेफिनेशन कैसे आपने इसे डिफ़ाइन करना है, जो लोग मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली ये डेफिनेशन हूबहू वहाँ डिफ़ाइंड है, आप वहाँ से टैली कर सकते हो। यहाँ मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ कि इफ़ x बिलोंग्स टू R है, यानी कोई n डायमेंशनल स्पेस है रियल नंबर्स की, जनरल बात हो रही है, देन नॉर्म ऑफ x, कोई वेक्टर मैंने x लिया था उसकी नॉर्म की बात कर रहा हूँ। नॉर्म ऑफ x इज़ डिनोटेड बाय, उसको डिनोट करते हैं, उसे ज़ाहिर करते हैं डिनोटेड बाय x के साथ ये नॉर्म का सिंबल है। ये है जी नॉर्म का सिंबल। इज़ डिनोटेड बाय दिस वेयर नॉर्म इज़ डिफाइंड एज अ फंक्शन फ्रॉम Rn टू R। यानी जब किसी वेक्टर की नॉर्म ली जाती है, वो जितनी भी डायमेंशंस में होता है, जो नॉर्म लेने के बाद उसका आंसर आता है वो कोई रियल नंबर होता है। अच्छा, एंड इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। और ये जो नॉर्म जिसे डिफ़ाइन कर रही हैं, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, वो दर्ज झैल कंडीशंस को फॉलो करती है। वो कंडीशंस बारी बारी यहाँ लिख रहा हूँ। फॉलोइंग कंडीशंस, नंबर 1 के ऊपर जब किसी वेक्टर की नॉर्म ली जाती है यानी लेंथ ली जाती है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव आती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये पहली कंडीशन नॉर्म के ऊपर जो आपको पता होनी चाहिए। नॉर्म किसी वेक्टर की हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। अगर किसी वेक्टर की नॉर्म 0 हो तो ये सिर्फ इफ़ एंड ओनली उस वक्त पॉसिबल होता है जब वो वेक्टर खुद नल वेक्टर है। अच्छा, थर्ड नंबर पे किसी कांस्टेंट के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उसकी नॉर्म लें तो वो इक्वल होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी ये नॉर्म से बाहर निकालोगे तो मॉड आएगा। अगर ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, साथ x की नॉर्म आ जाएगी फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू R। अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है और जो x है वो कोई भी n डायमेंशनल वेक्टर हो सकता है। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, दो वेक्टर्स की सम की नॉर्म लेस देन इक्वल टू उनकी इंडिविजुअल नॉर्म के सम के होती है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू Rn। तो अगर कोई फंक्शन नॉर्म का ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि वो नॉर्म है, किसी वेक्टर की नॉर्म कहलाएगी।
और उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये कंडीशंस आपके सामने आ गई हैं, मैंने जो आपके सामने लिखी हैं। ये कंडीशंस आपके माइंड में रहनी चाहिए। किसी वेक्टर की नॉर्म को डिफ़ाइन करना हो, पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफ़ाइन नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, तो आपने इसी तरह इसको डिफ़ाइन करना है। अब कुछ बातें जो मैं नोट की शक्ल में आपको बता रहा हूँ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं। नंबर 1, नॉर्म में सबसे पहले वेक्टर्स की नॉर्म की कुछ टाइप्स हैं। उनमें एक है यूक्लिडियन नॉर्म। ये यूक्लिडियन नॉर्म ऐसी ही नॉर्म है जैसे आप जो छोटी क्लासेस में वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालते थे। मसलन मेरे पास एक वेक्टर u है और वो लिखा हुआ है xi प्लस वाई जे प्लस जी के, और मुझसे कोई कहता है कि यार इसकी मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप लिखते हो √x² प्लस y² प्लस z²। तो ये इसकी यूक्लिडियन नॉर्म कहलाती है किसी वेक्टर की। हमने यहाँ नॉर्म को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है वो ऐसे मैंने लिखा है, और ये इसके साथ एक छोटा सा 2 लिख देना आपने। जब किसी वेक्टर की नॉर्म के साथ 2 लिखा हुआ आएगा तो वो उसकी यूक्लिडियन नॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और वो किस तरह ली जाएगी कि आपने जितने उस वेक्टर के अंदर डायमेंशंस या उसके कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, ये कॉलम वेक्टर की शक्ल में एक वेक्टर होगा, तो उसके अंदर जितनी रोज़ के एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का स्क्वायर करके उनका सम करना है और उसका अंडर लेना है, तो आपके पास वो नॉर्म आ जाएगी। ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मतलब मेरे पास x जो है वो 1 2 3 यानी R3 से बिलोंग करने वाला एक वेक्टर है। मुझसे किसी ने कहा कि इसकी यूक्लिडियन नॉर्म बता दो, तो मैंने जस्ट इन कंपोनेंट्स का यानी इन रोज़ के अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स का स्क्वायर लेके उसका अंडर ले लेना। 1² प्लस 2² प्लस 3², तो ये बेटा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 का अंडर आ जाएगा। तो इस तरह किसी भी वेक्टर की यूक्लिडियन नॉर्म निकाली जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, नोट्स पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी है, साथ एग्जाम्पल्स डिफाइंड हैं। ये आपके सामने, अब कोई भी वेक्टर आए तो आपको उसकी यूक्लिडियन नॉर्म लिखनी आनी चाहिए। उसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी है कि उसके नीचे आप एक सिंबल 2 डालते हो नंबर। सेकंड जो पॉइंट है नोट के अंदर ही बता रहा हूँ, रो नॉर्म क्या है। पहले यूक्लिडियन नॉर्म का जिक्र किया था, अब रो नॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या है। किसी वेक्टर की नॉर्म लिखते हुए उसके नीचे सिंबल इन्फिनिटी का डाल दें तो एक्चुअल में हम उसकी रो नॉर्म को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, रो नॉर्म लिखी कैसे जाती है? रो नॉर्म लिखने का तरीका ये है कि आपने उसकी हर रो के एलिमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है और उसमें जो मैक्सिमम है i लेस दैन इक्वल टू n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, उसकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इसका आंसर होगी। यानी मैक्सिमम वाला आंसर इसका ओरिजिनल आंसर कहलाएगा। मसलन इस बात को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है -1 2 -4। मुझसे कोई कहता है कि इसकी आपने रो नॉर्म लिखनी है, तो रो नॉर्म लिखने का तरीका क्या है? मैंने इसकी हर रो की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी, -1 का मॉड, 2 का मॉड, -4 का मॉड, और बेटा उसमें से जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर, इसका मतलब 4 इज़ दी आंसर। तो इस तरीके से आपने किसी वेक्टर की रो नॉर्म लिखनी है। ये सेकंड शेप या सेकंड टाइप है किसी वेक्टर की नॉर्म को लिखने का। दूसरा वे था, एग्जाम्पल समेत मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पहले यूक्लिडियन नॉर्म थी, रो नॉर्म थी, अब थर्ड नंबर पे आ रही है नेचुरल नॉर्म। अच्छा, ये नेचुरल नॉर्म में मेरे हिसाब के मुताबिक कॉलम नॉर्म कहलाती है। नेचुरल नॉर्म किसी वेक्टर की लिखनी हो तो उसके नीचे या तो सिंबल को लिखा ही नहीं जाता, या अगर लिखना है तो इसके नीचे 1 लिखा जाएगा। ये किसी वेक्टर की नेचुरल नॉर्म कहलाता है। अच्छा, ये लिखने का तरीका क्या होगा कि आपने इसके जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उस कॉलम के अंदर, ये कॉलम वेक्टर है तो उसके अंदर आप ऐसे समझ लो रोज़, यानी उसकी अगर 3 रोज़ हैं तो आपने वो सारे एलिमेंट्स जो से कॉलम में आ रहे हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख के उनका सम कर देना है, तो आपके पास नेचुरल नॉर्म ऑफ द वेक्टर आ जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एग्जांपल के साथ कि मेरे पास एक वेक्टर है -1 2, चलें वही लिखा जो पिछली एग्जांपल में दिया था। अब मुझे वो कहता है इसकी नेचुरल नॉर्म लिख। मैंने इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी इस कॉलम में मौजूद हर एलिमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्चुअल में तो ये 3 रोज़ थी, तो ऐसे ही मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, इन सब का सम कर देना। तो ये मेरे पास जो सी नेचुरल नॉर्म ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। तो इस लेक्चर में
सबसे पहले हमने आज डिस्कस किया है कि किसी वेक्टर की नॉर्म क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स की नेचुरल नॉर्म आज हम लोगों ने देखी हैं। उसके बाद मैट्रिक्स नॉर्म का जिक्र करते हैं। तो 2 तरह की नॉर्म्स हम लोगों ने पढ़नी है, एक वेक्टर नॉर्म और अब ये दूसरी आ रही है मैट्रिक्स नॉर्म। अच्छा, मैट्रिक्स नॉर्म जो है इसको भी जैसे मैंने वेक्टर नॉर्म को डिफ़ाइन किया था ऐसी मैट्रिक्स नॉर्म को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि अगर ए कोई मैट्रिसेस के सेट n क्रॉस n ऑर्डर के जितने मैट्रिसेस हैं उनका सेट लिखना हो तो से ऐसे स्टाइलिश या बोल्ड लेटर m लिख के नीचे n क्रॉस n का सिंबल ये शो करता है कि इसका ऑर्डर n क्रॉस n है। ए कोई मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n ऑर्डर के किसी मैट्रिसेस के सेट से बिलोंग कर रहा है, देन मैट्रिक्स नॉर्म ऑफ ए। तो जो मैट्रिक्स नॉर्म हो, मैट्रिक्स नॉर्म ऑफ ए उसको डिनोट किससे करेंगे, इज़ डिनोटेड बाय, उसे बेटा जाहिर करेंगे ए के साथ ऐसे डबल मॉड लगा के, एंड इज़ डिफाइंड एज, और उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, एंड इज़ डिफाइंड एज नंबर 1। जैसे वेक्टर नॉर्म को डिफ़ाइन किया था कुछ पॉइंट्स उसी तरह के यहाँ भी शामिल है। नंबर 1, किसी मैट्रिक्स की नॉर्म जो उनसी अगर ली जाए वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू m n क्रॉस n, यानी किसी भी और मैट्रिसेस का जो n क्रॉस n का एक सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस है उसमें से कोई मैट्रिक्स लो, उसकी नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होती है। अगर किसी मैट्रिक्स की नॉर्म 0 होगी तो इफ़ एंड ओनली वो मैट्रिक्स खुद नल मैट्रिक्स होगा, यानी इसकी सारी एंट्रीज 0 होंगी। 3rd नंबर के ऊपर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके उसकी नॉर्म ली जाए तो मॉड ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई ए की नॉर्म। तो ये तो वही क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट नज़र आ रही हैं जो एक वेक्टर के अंदर थी। चौथी प्रॉपर्टी भी उसी तरह की है जैसे 2 वेक्टर्स की नॉर्म का सम था लेस दैन इक्वल टू, अब ये 2 मैट्रिसेस की नॉर्म का सम लेस दैन इक्वल टू उनके अलग-अलग नॉर्म के सम के इक्वल लेस दैन इक्वल टू है। और ये जो 5वीं प्रॉपर्टी है ये प्रोडक्ट की शक्ल में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई जो मैट्रिसेस में है, वेक्टर्स में नहीं थी ये बात। तो मैट्रिसेस में ये 5 क्वालिटीज़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू m, यानी सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n से बिलोंग करने वाले मैट्रिसेस का यहाँ जिक्र हो रहा है। तो जो मैट्रिक्स नॉर्म होती है बेटा वो ये 5 क्वालिटी सेटिस्फाई करती है, मैट्रिक्स नॉर्म कहलाती है। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक वेक्टर का जिक्र करते हुए उसकी मुख्तलिफ नॉर्म्स की टाइप्स को डिस्कस किया था, अब हम लोगों ने मैट्रिक्स की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं नॉर्म्स की उसको डिस्कस करना है। तो उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे हेडिंग दे रहा हूँ नेचुरल नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, नेचुरल नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, नेचुरल नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये अब हम लोग इसको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, नेचुरल नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो बात ये है, नेचुरल नॉर्म को डिफ़ाइन करना है, डेफिनेशन उसकी बता रहा हूँ कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसकी नेचुरल नॉर्म को या तो नॉर्म के साथ कोई सिंबल नहीं डालना या 1 का सिंबल डाल देना है, इसे कहते हैं नेचुरल नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मिनट मैं ना फ़ैन को ज़रा स्पीड स्लो कर दें, कैम नहीं एडजस्ट हो रहा है इस आप लोगों का। जी, तो ये मैं बता रहा था कि जो किसी मैट्रिक्स की नेचुरल नॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये 2 सिंबल से, और उसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या है, ये मैक्सिमम ऑफ ए एक्स वेक्टर वेयर एक्स नॉर्म इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये क्या मैंने लिखा है ज़रा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स की नेचुरल नॉर्म लिखनी हो तो वो इक्वल टू होती है उस मैट्रिक्स को, अगर उसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो एक ऐसे कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है आपने
जिसका ऑर्डर फिर होगा n क्रॉस 1। ज़ाहिर कॉलम वेक्टर में एक कॉलम होगा तो रोज़ आपने उतनी रखनी है जितनी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अच्छा, उसको इससे मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो एक कॉलम वेक्टर ही आएगा, यानी एक वेक्टर की नॉर्म बन जाएगी। उसकी वेक्टर नॉर्म जिस तरह आप लोगों को मैंने समझाई है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने लिखनी है, और वो नॉर्म जो सी है वो जैसे एक नेचुरल नॉर्म ऑफ ए वेक्टर होती है उस तरह ही लिखनी है। यहाँ एक्स जो है एक ऐसा वेक्टर है जिसकी नॉर्म 1 के बराबर है, यानी जिसकी मैग्नीट्यूड या जिसकी लेंथ 1 के इक्वल है। ऐसे ही समझ लें जैसे यूनिट वेक्टर कह लो। जैसे आप लोगों के सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 1 0 0 है या 0 1 0 है या 0 0 1 है, तो ये वेक्टर्स जो उनसे इनकी अगर आप नॉर्म लेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगी। तो ऐसे वेक्टर्स अगर एक ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो एक्स जो है वो इस शेप में भी लिया जा सकता है। तो किसी मैट्रिक्स की अगर नेचुरल नॉर्म लिखनी है तो वो उसको डिफ़ाइन करने का फार्मूला यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है, मैक्सिमम ऑफ दिस। यहाँ एक बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको मैथमेटिकली किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो नोट्स पे मैंने ना, जिन लोगों ने एमएससी के नोट्स मेरे यूज़ करे उन्हें बता रहा हूँ, पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ एक एग्जांपल से, और उसके बाद मैंने ये डिफ़ाइन किया हुआ कैसे ये फार्मूला एक्चुअल में इसके इक्वल है। मैक्सिमम ऑफ जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेस दैन इक्वल टू n समेशन आई 1 टू n ए आई जे का मॉड। ये क्या है इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, इसको एक्सपैंड करके भी दिखाते हैं। एक्चुअल में ये जो नेचुरल नॉर्म, जैसे मैंने वेक्टर की नॉर्म के बारे में जिक्र किया था कि ऐसे लगता है जैसे कॉलम नॉर्म है, ये भी कोई कॉलम नॉर्म की शेप ही है, यानी जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स जो से इस मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स के, वो उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस है इस नॉर्म की। ये लिखी कैसे गई है इसको मैं एक छोटे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब मैंने एक एग्जांपल खुद से लिखी 1 -2 -3 4, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अच्छा, अब मुझे वो कहता है इसकी आपने नेचुरल नॉर्म लिखनी है, तो ये फॉर्मूला आपके पास है। अब उसको लिखना कैसे है, मैक्सिमम, ज़ाहिर है इसमें रोज़ भी 2 हैं कॉलम्स भी 2 हैं, तो n की जगह यहाँ 2 आएगा। इसका मतलब लिखा जाएगा j लेस दैन इक्वल टू 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, साथ बेटा आएगा समेशन आई 1 से 2 और ए आई जे का मॉड। अब ये क्या लिखा हुआ है, पहले तो आप इसको अंदर वाले को एक्सपैंड करें समेशन को, तो ये लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेस दैन इक्वल टू 2। अंदर वेरिएशन आई पे है, आई 1 आएगा तो पहला जो समेशन की शक्ल आएगी, यानी आई अगर 1 लिखा जाएगा तो ये लिखा हुआ है A1J प्लस आई 2 आएगा तो ये A2J लिखा हुआ है। अब यहाँ J की जो वेरिएशन है वो 1 से 2 पे है, इसका मतलब है J जब 1 आएगा तो ये लाइन क्या बनेगी, ये बनेगा मैक्सिमम के साथ ब्रैकेट के अंदर A1 के साथ J 1 आएगा तो ये 1 1 है और ये 2 1 है, A2 1 कॉमा दूसरी शेप में क्या आ सकता है, J अगर 2 आएगा तो ये लिखा हुआ है बेटा A1 2 प्लस A2 2। तो ये मैंने इसको आपके सामने लिखा है, अब इसका मीनिंग समझो। ये 1 1 2 1 कौन सा एलिमेंट है? ये है A1 1 और ये है A2 1। ये कौन सा एलिमेंट है? A1 2 और ये कौन सा एलिमेंट है? A2 2। इसका मतलब है आपने फर्स्ट नंबर पे इस कॉलम के एलिमेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना है, A1 1 और A2 1 को, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सेकंड कॉलम है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड करना है लेके सारे एलिमेंट्स की, और उन आंसर्स में से जो बड़ा होगा वो आपने लिखना है। इसका मतलब है कॉलम का मैक्सिमम आंसर लिखना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो कॉलम दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू जो कॉलम दे रहा होगा वो कॉलम आपने आंसर के तौर पर यहाँ लिखना है। अब अगर इसी क्वेश्चन के ऊपर ये, इसी एग्जांपल के ऊपर अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जाए तो यहाँ आएगा क्या, मतलब ये आएगा 1 + 3, ज़ाहिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 की तो 1 ही होगी, ये एक्चुअल में ऐसे आएगा। ये पहला कॉलम है और दूसरे कॉलम में आ जाएगा -2 का मॉड प्लस 4 का मॉड, तो बेटा ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ, पहले का तो आंसर 4 आ रहा है और दूसरे का आंसर 6 आ रहा है, तो टोटल आंसर 6 आ जाएगा। मैक्सिमम इसमें से जो है वो 6 है। तो ये वे होगा किसी मैट्रिक्स की नेचुरल नॉर्म को लिखने का। मैं एक और एग्जांपल से ये मैट्रिक्स की नेचुरल नॉर्म को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स है -1 2 0 2 2 4,
331। मुझे वो कहता है कि इसकी नेचुरल नॉर्म लिख के दिखाओ। मैंने मैक्सिमम ऑफ लिखना क्या है, पहले कॉलम की एब्सोल्यूट वैल्यूज़, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही आएगी प्लस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगी। दूसरे कॉलम को देखते हैं तो आएगा 2 + 3। तीसरे को देखें तो वो 0 + 4 + 1। मैंने मॉड इसलिए नहीं लगाया कि मॉड लेने के बाद जो आंसर आ रहे हैं मैंने डायरेक्ट लिख दी। ये 6 है, ये बेटा 7 है और ये 5 है, और इसका जो मैक्सिमम आंसर है वो 7 है। इस वजह से ये इसकी नेचुरल नॉर्म है। तो आइंदा आपके सामने कोई एग्ज़ाम्पल आए, आज के लेक्चर के एंड पे चलें एग्जांपल्स आपको देता हूँ मैं, लेकिन ये है कि मैं बता रहा हूँ कि अब मैंने आपको वेक्टर की नॉर्म सिखाई हैं 3 तरह की, और अभी मैंने आपके सामने जो लिखा है वो नेचुरल नॉर्म जो है मैट्रिक्स की, और उसकी मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपके सामने। उसके बाद एक और जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ कि जैसे मैंने मैट्रिक्स की नेचुरल नॉर्म लिखी है, ऐसी मैट्रिसेस की यूक्लिडियन नॉर्म भी है और मैट्रिसेस की रो नॉर्म भी है। सबसे पहले नंबर में रो नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, उसकी बात कर लेते हैं। रो नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जैसे वेक्टर की थी ऐसे ही मैट्रिसेस की है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसकी रो नॉर्म लिखनी है तो ए के साथ इन्फिनिटी का सिंबल डालना है। अच्छा, ये सेम जैसे अभी मैंने कॉलम्स को एक्सप्लेन किया था, कॉलम की दफ़ा ज़रा ज़हन में लाओ, भी मैंने रेस किया पॉइंट, मैक्सिमम ऑफ जे यहाँ यूज़ हुआ था, अब यहाँ मैक्सिमम ऑफ आई यूज़ हो गया। अंदर समेशन में पहले आई यूज़ हुआ था, अब समेशन में जे यूज़ हो गया, और साथ सेम उसी तरह का लिखा हुआ आंसर। इसका मतलब है पहले कॉलम्स के एलिमेंट्स में से मैक्सिमम निकाले थे, अब रोज़ के एलिमेंट में जो मैक्सिमम होगा, रोज़ का जो मैक्सिमम रो आएगी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेने के बाद, वो आपका रो नॉर्म का आंसर होगा। मसलन ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 2 -1 2 1 0 0 1 2। अब मुझे वो कहता है कि इसकी आप रो नॉर्म फाइंड कर दें। तो रो नॉर्म फाइंड कैसे करनी है, आपने इसकी हर रो का मैक्सिमम लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेने के बाद। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही आएगी तो 1 + 2 + 1 आ जाएगा, यानी आप लोगों के पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये अगर लिखा हुआ 1 + 2 + 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 2 + 1 + 0। इसका मॉड लेंगे लहदा का और सम करेंगे तो 0 + 1 + 2। तो बेटा ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो इसका मैक्सिमम आंसर 4 है। अगर यहाँ कुछ और लिखा होता, बिलफर्ज मैं यहाँ 4 लिख देता तो ये आना था 2 + 1 + 4, तो ये आंसर आ जाना था। यानी ये सॉरी, इसको तो नहीं, ये लिखा हुआ 2 + 1 + 0, इसको नहीं छेड़ना, ये 7 वाले को चेंज करना था। 0 + 4 + 2, तो ये 6 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम आंसर 6 है। तो यूँ आप लोगों ने, ये मैंने थोड़ा चेंज किया आपके सामने, ये देख लें। अगर यहाँ 4 है तो 0 + 4 + 2 किया, तो ये रो नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है जो मैंने आपके सामने लिखी है। जो थर्ड टाइप है इसकी, वो यूक्लिडियन नॉर्म है। जैसे वेक्टर्स की थी वैसे ही मैट्रिसेस की यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बता रहा हूँ। तो 6 नॉर्म्स अभी मैंने आपके सामने डिफ़ाइन किए हैं। इससे रिलेटेड MCQs शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको अटैम्प्ट करने आने चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक मैट्रिक्स ए, उसकी यूक्लिडियन नॉर्म की दफ़ा मैंने आपसे कहा था नीचे 2 का सिंबल डाल देना आप लोगों ने, और जब 2 का सिंबल डालना है तो समेशन I1 से n, समेशन J1 से n और AIJ का स्क्वायर, उसका अंडर। यानी जैसे मैट्रिक्स में, जैसे वेक्टर के अंदर मैंने कहा था हर एलिमेंट का स्क्वायर लेके उसका अंडर लेना है, यहाँ किसी मैट्रिक्स में ऐसे करना है कि जितनी एंट्रीज़ हैं रोज़ में, कॉलम्स में, उन सब का स्क्वायर लेके उसका अंडर ले लेना है। मसलन मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 1 2 4 2 2 1, खुद से मैंने एक लिखा। अब मुझे वो कहता है कि इसकी आपने यूक्लिडियन नॉर्म फाइंड करनी है। तो मैंने अंडर में लिखना क्या क्या है, इन सब एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम कर देना है। मसलन पहले का स्क्वायर 4 + 1 प्लस फिर इसका 9 + 1 + 4 + 16 + 4 + 4 + 1। तो ये सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 4 × 1 5 × 9 14 15 19 6 25 10 35 39 43 और ये 44 का अंडर। तो ये आपके पास किसी मैट्रिक्स का मैंने जो यूक्लिडियन नॉर्म लेना वो सिखाई है। यूँ मैंने आप लोगों के सामने 6 तरह की नॉर्म्स एक्सप्लेन की हैं। 3 वेक्टर्स की नॉर्म है, 3 मैट्रिसेस की नॉर्म है, और ये एक असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। असाइनमेंट क्या है,
कि आप लोगों के पास एक वेक्टर है x और उसके एलिमेंट्स हैं -2, 9, -10। आपने इसकी तीनों नॉर्म्स फाइंड करनी है, फाइंड ऑल नॉर्म्स। आपको पता है कौन सी 3 नॉर्म्स हैं। और ये एक असाइनमेंट है और दूसरी असाइनमेंट एक मैट्रिक्स है 2, 5, -1, 3, 9, 1, 4, 4, 9। आपने इसकी तमाम नॉर्म्स फाइंड करनी है। तो ये आप लोगों के पास आज के लेक्चर की असाइनमेंट आ गई है। सब लोगों ने ये असाइनमेंट जो किया वो GR को सबमिट करवानी है। मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है उसके अंदर हम लोगों ने ये जो मैट्रिसेस की नॉर्म्स पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है कंडीशन नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स। वो क्या होता है तो उसके ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और बेटा मैं काफ़ी अरसे से ये बात जो है वो आप लोगों के साथ नहीं कह रहा था लेक्चर्स के अंदर, आज कह रहा हूँ कि मैं फिर ये कहता हूँ कि आप लोगों को अगर इस चैनल से बेनिफिट मिलता है, इस चैनल को प्रमोट करने के लिए अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों अकारिब तक इस चैनल को प्रमोट करने के लिए लिंक्स भेजा करें, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया करें लिंक्स को, अगर आप समझते हैं आपको इसका बेनिफिट हो रहा है। बिकॉज़ मेरे जो बैनर्स हैं, मेरे हैंडबिल्स हैं, वो आप लोग ही हैं। मैंने अपनी पब्लिसिटी किसी और वे से नहीं करनी। मेरा काम ही मेरी पब्लिसिटी होगा और उस काम को प्रमोट करने वाले आप लोग ही मेरे हैंडबिल्स हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को खुद समझ होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप लोग ये मुझे जो है ना मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे और ये ऑब्वियसली मुझे इंकरेजमेंट मिलती है मेरे काम को। अगर मैं वही बात कहता हूँ, अगर मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ तो घड़ी पे जो टाइम होता है, मैं जिस टाइम पे आप लोगों को लेक्चर्स दे रहा होता हूँ ना, ये सुबह के 2:30 बज रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें जो सी ना, मतलब आप लोगों के लिए मैं बड़े शौक़ से ये काम कर रहा होता हूँ। आप लोगों को कन्वे करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं हर तरह का वो जो सा ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों ने भी जो सा इस चैनल को प्रमोट करने के लिए काम करना है। फिर इंशाल्लाह बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।